जय हिंद दोस्तों। तो हमारा चैप्टर चल रहा था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। उसमें हम लोगों ने अभी तक जो फ्लूइड मैकेनिक्स थी उसको लगभग पूरा ख़त्म कर लिया था। लेकिन एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है, जो आपकी फ्लूइड्स मैकेनिक्स है, मतलब जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स है उसमें ही अटैच करके रखा है, जो अपने आप में एक अलग चैप्टर है, सरफेस टेंशन। कल हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स लिए थे, उसके थ्योरेटिकल भी और आपके न्यूमेरिकल्स समझ लो ना, न्यूमेरिकल्स भी लिए थे और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी लिए थे। उसमें हमने काफ़ी अच्छी चीज़ें से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए। आज हम क्या करेंगे, सरफेस टेंशन को स्टार्ट करेंगे और एक बार इनके न्यूमेरिकल्स फिर से ले लेंगे। तो आज सरफेस टेंशन को अच्छे से समझना है, फिर सरफेस एनर्जी में भी जानना है और ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हमको समझना है। ठीक है, हमको नैरो वाला सिस्टम नहीं रखना है। तो आप सबको डालना है पहले सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन आपका होता है सिंपल सा, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड टू रिमेन इन मिनिमम सरफेस एरिया। मतलब ये जो है सरफेस टेंशन आपके लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है, जो उससे सिंपल से ये कहना चाहती है कि आप मिनिमम एरिया एक्वायर करो, ये आपका सरफेस टेंशन होता है। ठीक है, अब जो सरफेस टेंशन है वो लिक्विड के सरफेस में लगता है, तो नाम से पता चल रहा है। ठीक है, और उसको समझने की बात ये होगी, समझना आपको ऐसे है कि भाई सब देखो, मिनिमम सरफेस टेंशन में होगा भाई मिनिमम सरफेस टेंशन, जो इसमें मिनिमम एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, और उसी के लिए हमको मिनिमम सरफेस टेंशन मतलब मिनिमम सरफेस एरिया चाहिए अगर हमको सरफेस टेंशन ये प्रॉपर्टी को समझना है। ठीक है, अब ये मिनिमम सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट देखो कैसे समझोगे, तो हम लोग इसको समझेंगे उसी हिसाब से। बहुत सारी बुक और बहुत सारे टीचर भी जो बताते हैं वही चीज़ हम लेंगे। मान लो ये आपकी सोप फिल्म है, सोप फिल्म अगर कोई समझ नहीं पा रहा तो सोप फिल्म आपका जो सोप का गुब्बारा होता है वही है ना। उसके अंदर हमने क्या किया, ये ऐसे आपका है ना, ये है, उसके अंदर हमने एक धागा डाल दिया। ठीक है, ये सोप की फिल्म है, ये ऐसे करके, तो ये धागा क्या करेगी, सोप को स्ट्रेच कर लेगी ऐसे गोल। इसको हम इधर बनाते हैं, रुको एक मिनट। ये जो है ये ऐसे धागा है, तो ये क्या कर लेगी, ये सोप की जो फिल्म है इसको एकदम सर्कल में बना देगी। ठीक है, और ये क्या करेगी, अपना जो एरिया है वो मिनिमम कर लेगी। अब आप कहोगे अपना एरिया मिनिमम कैसे कर लिया, इसको बड़ा करके इसने, भाई दोनों का मान लो दोनों का वॉल्यूम सेम हो। ठीक, ये चीज़ हो सकती है। तो देखो कैसे किया, जब ये सर्कल टाइप का बनेगा अंदर, ठीक है, तो जो है ये उसका जो है उसको जो इसको सर्कल, इसको भी हेमिस्फीयर टाइप का बना देगा। जो आपका क्या है, ये सोप है, सोप फिल्म जो है इसको भी ये किसके साथ बना देगा, सोप फिल्म को भी कैसा बना देगा, मिनिमम सरफेस एरिया का बनाएगा। क्यों, कैसे बनाता है, देखो भाई साहब, देखो दुनिया में कोई भी चीज़ अगर लोएस्ट एनर्जी में लेना चाहती है तो उसके लिए क्या होगा, वो मतलब अगर स्टेबल रहना चाहती है तो लोएस्ट एनर्जी में रहेगी। उसकी बात तो हम आगे करेंगे। ये चीज़ आप देखना, मिनिमम वॉल्यूम का अपने कॉन्सेप्ट समझाओगा। मिनिमम वॉल्यूम, तो उसमें कौन है जिसका मिनिमम वॉल्यूम कहा गया, वो है हमारा स्फीयर। स्फीयर जो है वही रेस जीतता है मिनिमम वॉल्यूम। मान लीजिए आपको दिया गया है 1 लीटर कोई चीज़ दी गई है, ठीक है, तो 1 लीटर वॉल्यूम से आप मिनिमम 1 लीटर वॉल्यूम आपको दिया गया, उससे आप मिनिमम एरिया वाली चीज़ क्या बना सकते हो, ना ही रेक्टेंगल बनेगा वो, मतलब आपका ना ही क्यूबॉइड बनेगा, ना ही क्यूब बनेगा, ना ही आपका कौन बनेगा, आपका बनेगा स्फीयर। ठीक है, तो ये जो है ये सोप फिल्म जो है ये एज ए स्फीयर वर्क करेगा और उसको स्ट्रेच कर देगा, थ्रेड को ये स्ट्रेच करेगा कैसा, रेडियली आउटवर्ड चारों तरफ से। ठीक है, पीछे खींचेगा इसको ऐसे और इसको ये सर्कल टाइप का बना देगा, रेडियली आउटवर्ड्स। ये चीज़ समझ में आएगी नहीं अच्छे से, चलो भाई ये बात है। ये चीज़ इसमें होती है, जो नॉर्मल सी चीज़, इसमें कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। ठीक है, अब किसी को देखो, पहले तो ये आपको नोट करना है इतना। ठीक है, अब किसी को अगर समझना हो कि भाई सरफेस टेंशन है क्या अच्छे से, अभी तो ये बात हो गई, अब थोड़ा उसका देख भी ले फॉर्मूला क्या है, कैसे क्या है, तो वो समझो जरा सा। मान लो ये आपको दिया गया है ऐसे करके, इसमें लिक्विड है ना, ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी कहीं पर भी क्वेश्चंस ना राइज होने। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर हमने एक इमेजिनरी ऐसे लाइन ले ली जिसकी लेंथ जो है L है। ठीक है, तो इसमें होता क्या, ये वाला लिक्विड जो है, देखो अगर मान लो कोई है बबल, उसके अंदर वो है मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स जो है वो रैंडम मोशन तो करते ही हैं, इधर वाला इधर आने की कोशिश करेगा, इधर नीचे वाला ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ऊपर वाला नीचे आने की कोशिश करेगा, और वो ऐसे करके मोशन अपना जिगजैग करते रहते हैं। ठीक है, तो भाई साहब ये बताओ, ये जो इसमें है, इसमें ये वाले मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐसे ऐसे करके फोर्स मारेंगे,
ठीक है। तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगी आपकी F, और सेम ऐसे इधर वाले आएंगे, ये इमेजिनरी लाइन है, यहाँ पर भी फोर्स आएगी, ठीक है। और एक चीज़ देखो, ये जो चीज़ आई है ना, ये चीज़, ये जो लग रही है आपके इसके ऊपर, ये जो फोर्स लग रही है पर यूनिट लेंथ लग रही है, हमें इमेजिनरी कोई लाइन मान ली, ठीक है। इसमें जो लग रही है ना, इसको ही हम किससे समझ सकते हैं, सरफेस टेंशन को हम इसी से समझ सकते हैं। इसको, इस चीज़ को क्या हम सरफेस टेंशन से समझ सकते हैं। तो इसकी वैल्यू ये होती है कि कितनी फोर्स लग रही है पर यूनिट लेंथ, यही आपका क्या हो जाता है, सरफेस टेंशन। कितनी फोर्स लगाते हैं पर यूनिट लेंथ, और ये जो फोर्स जो होती है ये आपकी होती है हमेशा परपेंडिकुलर। देखो लो दिख रही होगी, समझ में आ रही बात कि नहीं, ठीक है। ये सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है इसको समझने के लिए, ठीक है। कोई इसका डेरिवेशन नहीं है, आपको सिंपल सा ये याद रखना है। ये जो होता है आपका सरफेस टेंशन होता है, फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स लगती है किसी लेंथ में, चाहे वो इमेजिनरी हो या फिर हो, लेकिन हम सरफेस को कंसीडर करते हैं। हमने एक सरफेस इमेजिनरी लेंथ का सरफेस मान दिया है। ये चीज़ क्लियर बात अच्छे से समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो ये चीज़ ऐसे होगी सिंपल सी, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं ना। अब देखो ये जो सरफेस टेंशन है, अब इसको अगर आपको समझना है तो समझ में आएगी अच्छी चीज़ें। देखो इसका यूज़ कहाँ कहाँ है सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन जो है वो हमेशा होती है सरफेस पे, ये तो बात समझ में आ रही, ठीक है। अब इसको अगर समझना है, अगर सरफेस टेंशन जो इसको समझना है तो सिंपल सी बात, देखो सरफेस टेंशन जो होती है वो है प्रॉपर्टी लिक्विड की, और लिक्विड में समझ में आएगी। जैसे वाटर की आपकी होती है सरफेस टेंशन, आपके वाटर सोप सोल्यूशन की सरफेस टेंशन होती है। तो इन सबका मतलब क्या है, देखिए हम लोग मान लीजिए कोई हमारे पास कपड़ा है, ठीक है। तो कपड़ा जो है वो ऐसे करके मान लो कोई कपड़ा है, ठीक है, उसमें पोर्स हैं छोटे छोटे, ये ऐसे करके, ठीक है। तो जब वो कपड़ा जब हम लोग धोते हैं तो उसमें वाटर डालते हैं, धुलते हैं उसको, वाटर इसे मान लो आपने डाला, वाटर डाल के धुलते हो तो साफ़ भी होता है, ऐसी बात नहीं, साफ़ होता है, इसे आपने पानी डाला वो साफ़ ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन बहुत हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग डिटर्जेंट या सोप सोल्यूशन यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसको साफ़ करते हो तो ज़्यादा अच्छा साफ़ होता है। तो अंतर क्या है दोनों की, मान लो इसकी जो सरफेस टेंशन है, इसकी जो सरफेस टेंशन है वो क्या है, इससे सोप जो केवल वाटर की सरफेस टेंशन है वो आपकी किससे, ये जो इसकी जो सरफेस टेंशन है वो आपकी किससे, जो सॉल्यूशन है उससे कम होती है। देखो जो सोप सॉल्यूशन है, सोप सॉल्यूशन जो है उसकी सरफेस टेंशन कम होती है वाटर से। तो इसमें होती ये बात है कि भाई देखो अगर आप वाटर से साफ़ करोगे तब भी साफ़ होगा, लेकिन जो सोप सोल्यूशन है उसकी जो सरफेस टेंशन कम होती है तो ये क्या करता है, अच्छे से पेनिट्रेट कर जाता है, ठीक है, अच्छे से पेनिट्रेट कर जाता है। अब उसकी सरफेस टेंशन कम है तो उसको एरिया कम चाहिए, वो पानी ये, अब इसमें क्या आपका अंदर ही तक तो जाना है पोर्स में कि ऊपर साफ़ करेगा, तो ये आराम से साफ़ कर लेता है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स आराम से जाने देते हैं। दोनों के बीच में देखो दबाव कम होता है, अगर फोर्स कम लग रही है तो दबाव कम होगी, अगर सरफेस टेंशन किसी का कम है तो उसकी फोर्स भी तो कम है, और फोर्स कम है तो आप आराम से मॉलिक्यूल इधर उधर हो सकता है। चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। अब ये हॉट वाटर में क्या होता है, हॉट वाटर जो होता है उसमें क्या होता है, हॉट वाटर में मतलब क्या होता है, टेम्परेचर हाई, और ये तो आपको याद रखना अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो सरफेस टेंशन है वो घटेगी। अब ऐसा क्यों है भाई, ये जो है हॉट वाटर में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो है आपके फैलते हैं। अब जो मॉलिक्यूल्स आपके फैलते हैं वो सरफेस टेंशन की सिंपल सी बात है, सरफेस टेंशन जो है वो मॉलिक्यूल फैलते हैं तो सरफेस टेंशन कम हो जाती है। समझ में आ रही, मॉलिक्यूल जो सरफेस टेंशन मतलब मॉलिक्यूल पास में या फिर जद्दोजहद कर रहे हैं। अब सरफेस टेंशन जहाँ कम हुई आपका काम हो गया, तो सरफेस टेंशन टेम्परेचर बढ़ाने में भी कपड़ा अच्छे से साफ होता है हॉट वाटर में, इसका भी रूल सिंपल सा है। ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई कि नहीं, आप ये पहले इतना नोट कर लीजिए। अब देखो सरफेस टेंशन जो है वो तो हमने पूरा पढ़ लिया, ठीक है। सरफेस टेंशन के बारे में कुछ बात भी अभी कर लेते हैं, फिर आएंगे हम लोग सरफेस एनर्जी में। सरफेस टेंशन जो इसकी यूनिट क्या है, आपकी यूनिट है, पहले तो फॉर्मूला लिखोगे सरफेस टेंशन का एस, और बहुत लोग टी से भी दिखाते हैं, ठीक है। तो टी से दिखाइए या एस से दिखाइए, काम चल जाएगा। परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन क्या था आपका, लेंथ, यानी कि यूनिट हो गई न्यूटन मीटर, ठीक है। अब कोई यहाँ से आपसे पूछ ले डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो वो भी आप बता दोगे आराम से, जिसको जिसको याद है इनका न्यूटन का वो तो आराम से बता सकता है। MLT-2 और आपका ब्रैकेट में क्या है अलग L, तो फॉर्मूला आपका हो गया ML²T-2। कोई प्रॉब्लम तो है नहीं इसमें, आराम से न्यूटन, देखो फोर्स अपॉन आपका ये ना, तो न्यूटन मीटर इनवर्स होगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, एक मिनट, इसको रखोगे अगर ऊपर लाओगे तो लेंथ इनवर्स होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका आएगा MT-2, ठीक, ये होगा। समझ में आ रही बात भाई, न्यूटन मीटर इनवर्स होगी यूनिट क्योंकि अपॉन में है, ठीक है।
अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इसके बाद देखो दो चीज़ें तो हो गई। अब जो सरफेस टेंशन है आपकी हमेशा क्या है, ये लिक्विड के ऊपर डिपेंड करेगा, लिक्विड डिपेंडेंस होगी इसमें। मतलब समझिए क्या है, इसका मतलब ये है कि वाटर के लिए कुछ और होगी, ऑयल के लिए कुछ और होगी, आपका अल्कोहल के लिए कुछ और होगी, इथेनॉल के लिए कुछ और होगी ना, मिथेनॉल के लिए कुछ और होगी, आपके कोकोनट ऑयल के लिए अलग होगी ना। ये सब मतलब मेनली आ सकते हैं। और आपका ज़्यादातर क्या, सोप सॉल्यूशन, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, इन सब के लिए आ सकती है। एक पोटेशियम वाला होता है, एक सोडियम वाला होता है, तो दोनों में स्लाइड अंतर होता है, ठीक है। चलो लिक्विड डिपेंडेंस होगी इसकी, ठीक है, ये चीज़ भी हो गई। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं सीधा क्या, सरफेस एनर्जी के बारे में। सरफेस एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपका कहाँ से आया है, सरफेस टेंशन से आया है, ठीक है। तो रिलेट करते हुए चलेंगे, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी समझने के लिए एक जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ लेंगे हम लोग, जो बल्क लिक्विड बल्क मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब देखो जैसे मान लो हमने ये ले लिया है, एक ये बार ले लिया, ठीक है। यहाँ पर आपके वाटर होंगे, मतलब कोई भी लिक्विड है, वाटर जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अंदर मॉलिक्यूल होंगे कि नहीं, उन मॉलिक्यूल को हम लोग ऐसे ऐसे दिखा लें, कैसे दिखा लिया। तो अब यहाँ पर एक चीज़ गौर करना, ये जो मॉलिक्यूल्स इनके ऊपर चारों तरफ से फोर्स लग रही होगी कि नहीं, ठीक है। इसके ऊपर भी चारों तरफ से फोर्स लग रही होगी, ठीक है। तो इनकी नेट फोर्स आप 0 मान सकते हो, ठीक है, ये सब में है, ठीक है। अब मान लो जो सरफेस पे हमारे मॉलिक्यूल है ये, तो हम किसी एक मॉलिक्यूल कैसे मान लो इसको लिया, तो इसमें एक फोर्स यहाँ ऐसे ऐसे लग रही होगी, ऐसे ऐसे, लेकिन ऊपर जो है मॉलिक्यूल्स की वजह से फोर्स नहीं लगी होगी। क्यों? क्योंकि सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल कहाँ है, समझ नहीं आ रही है, वो तो एयर है, वैक्यूम नहीं है तो भी एयर है, लेकिन जो लिक्विड मॉलिक्यूल है वो तो नहीं है। तो आप देखोगे इसकी जो नेट फोर्स है, मान लो इस चीज़ की एफ नेट जो है वो नीचे है, ठीक है। तो आप देखो जो एफ नेट है वो कहाँ पर है, चीज़ें याद रखना, ठीक है। एफ नेट जो है वो डाउनवर्ड है किसकी, सरफेस मॉलिक्यूल की, याद रखना भी, सरफेस मॉलिक्यूल की, ठीक है। समझ में आ रही इतनी बात की, ठीक है। अब अगर ये एफ नेट डाउनवर्ड है सरफेस मॉलिक्यूल्स की, तो क्या होगी, सरफेस मॉलिक्यूल्स नीचे जाएगा, बिल्कुल नीचे जाएगा, ठीक है। अब जब ये नीचे जाएगा तो यहाँ पर एक जगह छोड़ जाएगा, वैकेंट यानी कि खाली जगह छोड़ जाएगा, ठीक है। अब जब ये खाली जगह छोड़ के गया तो भाई यहाँ कोई आने के लिए तो उत्सुक होगा, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, आपका जो बल्क मॉलिक्यूल है, राइज करेगा अपवर्ड, राइजेस अपवर्ड। मतलब समझ में आ रही है कि नहीं, देखो अब जब यहाँ पर ये इसका एफ नेट डाउनवर्ड है तो क्या होगा, ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये नीचे जाएगा, और उसी समय कोई घात लगा के बैठा होगा, ये ऊपर आ जाएगा। और ये जो है, ये प्रोसेस जो है, ये किसी लिक्विड में जो है देखना कंटिन्यूस चलता है, कंटिन्यूस हैपन, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये कंटिन्यूस किसी भी लिक्विड में होती है, ठीक है। तो कोई लिक्विड आपको जितना देखने में शांत लगता है उतना शांत नहीं होता। तो आप कहोगे ये चीज़ कहाँ पर है, तो ये आपका है माइक्रोस्कोपिक लेवल में चीज़ होती है, ठीक है। तो हमें कहाँ से दिखेगी, माइक्रोस्कोप से पता चलता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल में ये चीज़ होती है, लिक्विड टर्बुलेंस टाइप का करते रहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अभी हम लोग सरफेस एनर्जी में आएंगे, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट ये समझ ले भी, सरफेस एनर्जी का ही कॉन्सेप्ट ये सब बता रहे हैं। जब आप ये समझ लोगे उसके बाद सरफेस एनर्जी समझ में आएगी, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर तो चलो सबकी एफ नेट है 0, ठीक है। एफ नेट अगर मान लो फोर्स 0 है तो इसका मतलब ये क्या एनर्जी नहीं हो सकती, ठीक है। हमेशा तो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो यहाँ पर जो एक चीज़ आप देख रहे हो, कुछ भी हो, यहाँ की जो फोर्स है, मान लो यहाँ कुछ फोर्स है भी, वैसा तो नहीं होती, लेकिन यहाँ की जो फोर्स है वो हमेशा कुछ ना कुछ कहो तो ज़्यादा हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अच्छे से समझना, यहाँ पर जो है मॉलिक्यूल ये फ्री भी है, एक तो फ्री वाला देखा जाए तो सरफेस पे, तो यहाँ इसकी जो है इसकी एनर्जी कुछ ना कुछ होती है, ये जो है इसकी एनर्जी उनकी भी होती है, इसकी सरफेस एनर्जी जो है या फिर हम नॉर्मल एनर्जी कहेंगे, वो क्या होती है, बिग होती है, या फिर हम कहेंगे स्लाइट ज़्यादा होती है कुल मिलाकर, ठीक है। इसकी जो एनर्जी होती है वो आपकी ज़्यादा होती है, समझ में आ रही है ये बात नहीं, ठीक है। अब ये जो सरफेस एनर्जी होती है ये सरफेस पे होने की वजह से होती है, ये जो सरफेस एनर्जी है सरफेस पे होने की वजह से होती है, और सरफेस पे होने की वजह से होती है, ये तो बात है ही है, ठीक है। इसमें जो फोर्स लग रही होती है, नेट फोर्स डाउनवर्ड है अपवर्ड है, उसी की वजह से, वैसे तो डाउनवर्ड है ना, उसकी वजह से होगी, और कितना एरिया है उसकी वजह से होगी। थोड़ा थोड़ा आपने फॉर्मूला देख रखा है, अगर बुक्स में देखा है तो आप समझ गए होगे कि हम लोग कहाँ आने वाले हैं, ठीक है। तो उसी की वजह से हमारा क्या आएगा, ये जो है फॉर्मूला आता है जिसको हम लोग कहते हैं, आपका जो सरफेस एनर्जी है वो इक्वल होती है, जिसको हम इससे नहीं दिखाएंगे, हम लोग एनर्जी है तो हम इसको यू से दिखाएंगे, आपका इक्वल होती है सरफेस टेंशन इनटू डेल्टा एल, यानी कि चेंज इन एरिया,
ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है ये यहाँ से आपको नहीं समझ में आएगा, ये तो हमने केवल बताया कि एनर्जी कैसे होती है, ठीक है, ये तो हमने केवल बताया एनर्जी यहाँ पर होगी। अब वो जो बताएंगे ना वो हम लोग बताएंगे अलग से दूसरे फिगर से, तो आप जब तक ये नोट करिए फॉर्मूला याद रखना क्या है। अब देखो हम देखने वाले सरफेस एनर्जी जो है उसका आपने फॉर्मूला तो देखा, अब वो कैसे डिराइव होगी ये भी आप देख लो। जैसे आपका दिया गया ये मान लो यहाँ पर जो है ये एक हमारा लगा हुआ है और ये आपकी क्या है सोप फिल्म है। सोप फिल्म तो सब लोग समझ गए ना, ठीक है। तो ये सोप फिल्म लगी हुई है और हमने क्या किया, ये अभी नॉर्मल है, ठीक है, इसे रखी हुई है। हमने क्या किया, इसको अपनी तरफ से एनर्जी दी, ठीक है, और इसको हमने ऐसे बाहर थोड़ा सा किया इस चीज़ को, ठीक है। तो ये जो है ये आगे बढ़ेगा, मान लो ये एक्स है, ठीक है, इसको ज़्यादा आगे नहीं करते हैं तो फिर एक्स और डेल्टा एक्स में फ़र्क नहीं रह जाएगा। ये मान लो हमने इसको ऐसे आगे किया, कितना, डेल्टा एक्स आगे करेंगे, डेल्टा एक्स आगे किया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर फोर्स तो लग रही थी, तो क्या होगा आप सब समझ रहे हो, फोर्स जो है इधर की तरफ तो लगेगी, एफ फोर्स भी लगेगी ना, बिल्कुल बात सही है। अब एक जो सोप होता है, जो हमारा सोप लेयर होती है वो डबल लेयर होती है, ठीक है। तो जो फोर्स एक इधर लग रही है पीछे भी एक लगेगी, तो एक एफ इधर लगेगी, ठीक है। और अगर हमने डेल्टा एक्स इधर बढ़ाया है तो पीछे भी बढ़ाएंगे। ये होता है सोप में जो होती है डबल लेयर होती। अगर एयर देखो एयर बबल जो हो, इसमें याद रखना, अब ये भी ना कहना कि एयर बबल कैसे बनता है ना, कुछ हाइपोथेटिकल कुछ भी नहीं है, आप इमेजिनरी चीज़ ले सकते हो, इमेजिनरी चीज़ ले सकते हो, ठीक है। लेकिन जब तक वो डिस्प्रूव ना हो जाए तो तब तक इसका मतलब ये भी नहीं कि वो प्रूव नहीं हुई है, अच्छे से समझना, ठीक है। जब तक कोई चीज़ डिस्प्रूव ना हो तब तक आप ये नहीं कह सकते कि मतलब वो है नहीं, डिस्प्रूव कर दो कि मतलब ऐसा है ही नहीं, ठीक है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ रहा है जो डिस्प्रूव हो चुका हो। ईथर का कॉन्सेप्ट ऐसा था जो 200-250 साल तक साइंटिस्ट मानते रहे, ठीक है। फिर आइंस्टाइन ने क्या किया, उसको डिस्प्रूव कर दिया। कैसे, ईथर का कॉन्सेप्ट ये था कि मान लो अगर ईथर होता तो जो लाइट है वो बेंड होके आती, और ईथर अगर पूरी धरती में फैला हुआ था तो कुछ उन्होंने 2 ब्रदर्स थे, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। लेकिन आइंस्टाइन ने उनकी थ्योरी को अच्छे से बताया। तो उन्होंने ये बात की थी कि अगर ईथर है तो उन्होंने माइक्रोस्कोप मतलब क्या कहते हैं टेलीस्कोप वगैरह लगाया, और कुछ उसमें स्लाइड चेंज होता है ईथर के कंटिन्यूस की ईथर के प्रेजेंस की वजह से। अगर ईथर होता तो उसमें कुछ चेंज आता, लेकिन कभी चेंज नहीं आया। जो उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया था ना, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था, आप उसे यूट्यूब में देख सकते हो। तो डिस्प्रूव जब तक कोई चीज़ ना हो जाए तब तक आप उसको वो नहीं कर सकते कि मतलब ऐसा कुछ है नहीं। वही चीज़ यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये पीछे से आपकी लेयर इसमें होगी, ठीक है। अब देखो अगर कोई कह दे कि यहाँ पर एनर्जी कितनी होगी, एक चीज़ और याद रखना, कोई भी चीज़ है वो हमेशा लीस्ट एनर्जी एक्वायर करना चाहेगी, लीस्ट एनर्जी चाहेगी कोई भी चीज़, किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए। हम लोग तो फिजिक्स में पढ़ते आए हैं, ठीक है। और आप सब जानते हो जो सरफेस की एनर्जी है, सरफेस की जो एनर्जी वो हमेशा ज़्यादा होगी, हमेशा ज़्यादा होगी किससे, आपके बल्क एनर्जी से। बल्क एनर्जी में जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, सरफेस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी वो हमेशा ज़्यादा होगी बल्क मॉलिक्यूल के, ठीक है। ये याद रखना है इतना, ये याद रखना, पेपर में इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपका ये जो है हमसे कोई पूछ दे क्या होगा, या फिर कहते चेंज इन एनर्जी, ठीक है, हमने एनर्जी बढ़ाई तो डेल्टा यू लिखोगे, तो वो आपका क्या होगा भाई, 2 फोर्सेस लगनी तो 2F इंटू डेल्टा एक्स होगा कि नहीं, ये सिंपल सी बात है, ठीक है, ठीक है। अब एक चीज़ ये बताओ, ये चीज़ जो थी ये हमने इसकी लेंथ एल मानी है, ठीक है, अभी याद रखना, ये लेंथ जो इसकी हमने एल मानी है, ठीक है। ये चीज़ इतनी आ गई, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये डेल्टा एक्स जो है याद रखना है, जो डेल्टा एक्स है आपका क्या है, ये तो इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। ये आपका फोर्स इंटू, देखो वर्क जो होता है वो भी आपका फोर्स इंटू वर्क जो होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और ये जो है ये भी आपका, अगर एनर्जी और वर्क इक्वल है आपस में तो पता ही है सबको, वर्क एनर्जी थ्योरम से आप लोग देख भी चुके हो। तो ये जो है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। अगर सामने एनर्जी रखी हुई है, अब ये चेंज क्यों है, ये जो है ये हमने चेंज लगाया है ना, ये चेंज इसलिए है क्योंकि देखो ये पहले ऐसे नॉर्मल था, इसकी एनर्जी थी कुछ, लेकिन ये हमने अपना हाथ लगा के या कुछ भी करके कोई मशीन लगा के इसको आगे खींचा, तो आपकी जो सोप फिल्म है ये ऐसे ऐसे आगे आ गई, ठीक है, आगे बढ़ी। तो एक्सटर्नल वर्क हुआ ना, यहाँ पर क्या हुआ, एक्सटर्नल वर्क हुआ। किसने किया भाई, किसी बाहरी सोर्स ने किया ना, सोर्स कुछ भी हो सकता है, किसी का हाथ ही हो कहो तो उसने स्टिक ऐसे कर दी हो, ठीक है, तो वो भी हो सकता है। तो वहाँ पर से ये जो फॉर्मूला है ये तो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, वर्क का क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट था। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होता है तो ऐसे लगाते, वैसे ये भी है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब एक चीज़ ये बताओ, जैसे यहाँ पर तो चलो आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ ये बताओ, जो आपका ये इसका है, इसका कुछ एरिया तो होगा,
इसका कुछ एरिया होगा, इनिशियल में कुछ एरिया होगा, ठीक है। तो उस एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, ए इनिशियल, वो क्या होगा, इसकी लेंथ थी एल, ठीक है, लेंथ थी एल, ठीक है, और ये जो था एक्स। लेकिन सब लोग समझ रहे हैं, मान लो हमने लिख लिया एल इंटू एक्स, ठीक है, ये चीज़ लिख लिया। लेकिन ये पीछे वाले के लिए भी होगा क्योंकि डबल लेयर होती है सोप में, तो ये आपका 2LX हुआ, कहो हाँ बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, अब ए फाइनल लिखा, ए फाइनल। अब जब ए फाइनल लिखोगे अच्छे से समझना भाई, ये फोर्स जो लगी इसका तो फॉर्मूला समझ गया ना कैसे हुआ, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंपल सी चीज़ क्या हुई अच्छे से समझना, ये सिंपल सी आपकी चीज़ हुई है, ये आपकी सिंपल सी चीज़ हुई है कि मतलब हमने इतना हटाया, ये इतना चेंज किया है, और यहाँ पर जो लिखना होता है ये एक्स नहीं लिखना है, ये पूरा एक्स नहीं लिखना है, हमको चेंज लिखना है। चेंज क्या होगा, मान लो ये पहले था एक्स, समझना, ये अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है, पहले एक्स था फिर एक्स प्लस डेल्टा एक्स हुआ, तो देखो यहाँ कैसे, अगर किसी को डाउट है एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स करोगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, डेल्टा एक्स बचेगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। चलो ये चीज़ भी इतनी आगे समझ में आई होगी बात आराम से, ठीक है। अब ये चीज़ बताओ, ये जो है, ये जो आपकी पूरी चीज़ आई है, अभी यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये अभी इसे लिखा रहने दो, ठीक है। ए इनिशियल जो है 2LX आया, अब ये 2 में अगर किसी प्रॉब्लम है, तीसरी बार बता रहे हैं 2 कैसे आया, यहीं पर दिक्कत होती है, 2 कहाँ से आया, L इंटू एक्स, चलो एरिया है रेक्टेंगल का समझ में आ रहा, 2 इसलिए आया क्योंकि जो सोप होता है एयर में हमेशा वो होती है आपकी लेयर, लेकिन जो सोप है उसमें 2 लेयर होती, तो एक लेयर को हम लोग क्या करते हैं, पीछे का मान लेते हैं, क्योंकि ये 2D तो है नहीं, अगर ये 2D होता तो आप ऐसे देखते, ठीक है। अब ये 2D तो है नहीं, तो आपको लग रहा है कि ये एक लेयर है, ऐसा नहीं है, इसके पीछे भी एक लेयर है, उसमें भी सेम फोर्स लगेगी, 2 लेयर माना जाता है 2 डायमेंशंस में, समझ रहे हो, मान लो एक ये है तो इसके बगल में, ठीक है, जबकि होते वो एक ही लेयर में, बस बता दिया साइंटिस्टों ने, या फिर आपके जो बुक्स में एनसीईआरटी में 2 लेयर कहा गया, ठीक है। उसके कुछ फॉर्मूले भी अलग अलग होंगे, अभी वो हम देखेंगे, एयर बबल की अलग बात है, सोप बबल की अलग बात है। ये फाइनल कोई पूछ दे तो क्या होगा, 2L ब्रैकेट में x प्लस डेल्टा एक्स। अब इसमें किसी को डाउट है नहीं, अब कोई कहते चेंज इन एरिया बता दो भाई, चेंज इन एरिया कितना होगा, कोई आपसे पूछ ले चेंज इन एरिया बताओ तो क्या होगा, अच्छे से देखना, इससे फाइनल से इनिशियल माइनस करोगे तो ये 2LX प्लस 2L डेल्टा एक्स, तो ये से ये कट जाएगा, देखो ये क्या है, 2LX प्लस 2L डेल्टा एक्स है कि नहीं, ये हटा दो। तो अब ये चीज़ है, यहाँ पर लिखो 2LX प्लस 2L डेल्टा एक्स माइनस 2LX, LX से LX कट गया, आपका बचा क्या, डेल्टा ए की डेल्टा ए, यानी कि आपके जो चेंज इन एरिया है 2L डेल्टा एक्स बचा, XX कटा। अब देखो ये चीज़ इतनी है कि इसको रख दो। अब ये जो है आपका फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छे से देखना, इसका यूज़ किया, ये एनर्जी का फॉर्मूला, ये आपका उसका फॉर्मूला नहीं है, ये सरफेस एनर्जी नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो अब यहाँ से देखना अच्छे से, डेल्टा यू को आप लिख सकते हो ऐसे, लिखे रहने दो, 2 फोर्स की जगह आप लिख सकते हो S इंटू एल, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और फिर आप लिख सकते हो इंटू में डेल्टा एक्स, ठीक है। फिर डेल्टा यू लगाया, अब देखो S को ऐसे रखो, 2L डेल्टा एक्स को रख दो ऐसे, अब डेल्टा यू की वैल्यू जो है कितनी आ गई, S, इसकी वैल्यू देखो कितनी है, यहाँ से उठा के वहाँ रख देना है, वैल्यू आ जाएगी, देखो प्रूफ हो गया, लिख दोगे यूजिंग फर्स्ट, इसको नाम दे दो फर्स्ट इक्वेशन है ये अपनी, ठीक है। और कोई इक्वेशन तो बनाई नहीं थी, तो ये इतना इजी थी इसकी प्रूविंग। देखो सरफेस टेंशन में तो कोई प्रूविंग है ही नहीं, सरफेस टेंशन सिंपल सा है, फोर्स अपॉन लेंथ, लेकिन इसकी प्रूविंग थी जो कि बहुत छोटी सी प्रूविंग है, समझाने में टाइम लगता है, क्योंकि ये जो है ना सोप फिल्म वाला जो कॉन्सेप्ट है, सोप फिल्म वाला कॉन्सेप्ट, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इसको समझाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, ठीक है। अभी देखो ये तो इंट्रोडक्शन वीडियो था, अभी ये सरफेस टेंशन पूरा खत्म नहीं हुआ है, इसके 2 लेक्चर्स तो मिनिमम और आने ही है, उसमें हम सरफेस टेंशन के बाद जो कुछ भी बचा है, कुछ भी होगा उसको हम लोग खत्म कर लेंगे। तो आपको पहले तो इसके पूरे नोट्स बनाने हैं, ठीक है, इसको नोट करिए, इसके नोट्स बनाइए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। अभी हम इसके क्या लगभग 11 चैप्टर कर चुके हैं, फ्लूइड्स ये है, उसके बाद अभी 2 चैप्टर 2-3 और बच्चे हैं, उनको ख़त्म करना है, उसके बाद हम लोग 12th भी चालू करेंगे। तो आपको चैनल को शेयर करना है, जो 12th वाले बच्चे हैं उनसे भी शेयर करो। ऐसा नहीं कि 12th का कुछ पढ़ाया नहीं, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, MCQ से क्लास 12th की पूरी सीरीज डाल चुके हैं, क्लास 12 के फर्स्ट से लेके लास्ट तक जो चैप्टर था, इलेक्ट्रिक चार्ज से लेके आपका आखिरी तक कौन सा था, सेमीकंडक्टर, वहाँ तक डाल चुके हैं। तो कोई 12th वाला बच्चा हो तो उसको भी ये चैनल आप शेयर कर सकते हो। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।